ओके स्टूडेंट, सो वेलकम टू द सेशन। हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया था जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आगे के डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो गए थे, आई थिंक ये शुगर वाले तक डिस्कस हो गया। यहाँ आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, ठीक है ना। चलो यार, देखिए क्वेश्चन ने बोला है कि 20 ml ऑफ द गिवन HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्स 30 ml of 0.1 m sodium carbonate solution. What is the volume of this HCl solution required to titrate 30 ml of 0.2 m aqueous NaOH solution? आप थोड़ा सा रिकॉल करने का कोशिश करो। अगर तो मैंने लास्ट जब भी मोल को एंड करने पे आए थे तभी हमने क्या डिस्कस किया था, डाइल्यूशन और इंटरमिक्सिंग वाले क्वेश्चंस किया था। उसमें एक टाइप और आता है जो न्यूट्रलाइजेशन पे बेस्ड है। तो कभी भी अगर कोई एसिड बेस को या ऐसा कहे बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है तो ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम लोग एसिड और उसको न्यूट्रलाइज करने वाला बेस, ये कब हो पाएगा कि एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे? जब इसकी नॉर्मेलिटी N1V1 का मल्टीप्लिकेशन N2V2 के इक्वल हो जाए, तभी अपन ऐसा बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ओवरऑल N1V1 माइनस N2V2 इज इक्वल टू 0 होना जरूरी है न्यूट्रलाइजेशन के लिए, ठीक है ना। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे वर्क करेगा। कई बार आपको ऐसा करता है कि एसिड है या फिर बेस की जगह वो कोई सॉल्ट दे देगा, एसिड की जगह कोई सॉल्ट दे देगा। तो अपने को पता है कि सॉल्ट के भी नेचर एसिडिक बेसिक हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो न्यूट्रलाइज करने की बात कर रहा है। तो अप्रोच यही लगेगा, वही इस क्वेश्चन में कहना कोशिश किया है इसने। एक तरफ तो इसने आपको HCl दे दिया और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स क्या दे दिया है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट आपको दे दिया Na2CO3। और आपको पता है कि सोडियम कार्बोनेट कैसा सॉल्ट है, ये बेसिक सॉल्ट है। बेसिक क्यों है? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो इसको ये न्यूट्रलाइज करने की एबिलिटी तो रख ही सकता है। अब देखो HCl के लिए जो डेटा हमारे पास है वो है ये इसका 25 ml ऑफ द गिवन HCl सॉल्यूशन, इसका दे रखा है 25 ml। और नॉर्मलिटी या मोलरिटी के बारे में बात नहीं किया है तो इसको N1 मान लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता है 30 ml ऑफ 0.1 m सोडियम कार्बोनेट, तो इसका वॉल्यूम तो दे दिया 30 ml और इसका 0.1 m दे रखा है मोलैरिटी, ठीक है ना। इसका 0.1 m दे रखा है मोलैरिटी। तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए। और अच्छा, इसके आगे देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट 30 ml ऑफ 0.2 m एक्वस NaOH सॉल्यूशन। फाइनली हमें पहुंचना इस जगह पे है कि 30 ml 0.2 m एक्वस NaOH सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए HCl चाहिए। तो अगर HCl चाहिए तो HCl का कंसंट्रेशन, HCl का वॉल्यूम क्या होगा? जो HCl इसको न्यूट्रलाइज कर सकता है वो इसको भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो बेसिकली करना ये है कि पहले वाले पार्ट से नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर लेना है और उसी नॉर्मेलिटी का यूज करके अगले स्टेप में वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना। यही प्रोसेस है हमारा। तो देखो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, जो एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना चाहिए। और नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या बोला हुआ है आपको? नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर, ठीक है ना। और वैलेंस फैक्टर आपको पता है एसिड के लिए उसका बेसिसिटी, बेस के लिए उसमें जितने रिप्लेसेबल OH माइनस है, और सॉल्ट्स के लिए क्या हो जाता है? सॉल्ट्स के लिए होता है उसके ऊपर का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल होने चाहिए, तो होते ही है। तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कुछ भी आप ले सकते हैं। तो देखो HCl के केस में मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों ही सेम ही रहने वाला है, इसीलिए मैंने कहा कि मैं मान लेता हूँ कि इसकी नॉर्मेलिटी N1 है, ठीक है। यहाँ तक काम सही है। अब यहाँ देखो मोलैरिटी दिया है, पहले इसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करो। तो 0.1 m है और Na2CO3। Na2CO3 आपको पता है ना स्टूडेंट्स, ये टूटेगा कैसे? 2Na प्लस और CO3 माइनस 2 में। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज +2, टोटल नेगेटिव चार्ज -2, कोई भी 2 ले लेंगे, ऑब्वियसली बात है वैलेंस फैक्टर आएगा। तो यहाँ पे 30 ml तो रहेगा ही रहेगा, और 0.1 m की जगह हम लोग चाहें तो 0.1 इंटू 2 डेट इज 0.2L ले सकते हैं। अब इसको आपस में इक्वेट कर दीजिए। अगर ये इसको न्यूट्रलाइज कर पा रहा होगा तो क्या बोल सकते हैं कि N1V1 मस्ट बी इक्वल टू N2V2। अब देखिए N1 कितना है वही फाइंड आउट करना है, N2V2 कितना है, N2 0.2, V2 हो गया 30, और हमारे पास V1 जो था वो 25 है, तो उसको यहाँ नीचे पुट कर दिया है ना। यहाँ से ये अपने को आ गया लगभग 6/25। इसको रहने देते हैं यहीं पे। N1 अपने को निकल चुका है, यानी वो जो HCl जिसकी बात हो रही है उस HCl के लिए नॉर्मेलिटी कितना है, 6/25, ठीक है ना। 6/25 उसकी नॉर्मेलिटी है। अब देखो आगे बढ़ता है।
इसी HCl का यूज करके उसने कहा है कि NaOH को आप क्या करिए, टाइट्रेट करिए। इसी HCl का यूज करके NaOH को आप टाइट्रेट करिए। तो HCl और एक तरफ है हमारे पास NaOH, न्यूट्रलाइज करना है बेसिकली। तो HCl का N1 पता है अपने को, तो N1 दे रखा है 6/25। वॉल्यूम यही फाइंड आउट करना है कि कितना वॉल्यूम चाहिए होगा, कब, जब 0.2 m एक्वस NaOH सॉल्यूशन और 30 ml दे रखा है। मतलब मोलैरिटी M2 दे रखा है 0.2 और इसका वॉल्यूम V2 दे रखा है 30 ml। सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, अपने को M2 से पहुंचना पड़ेगा कहाँ पे, N2 पे। मोलैरिटी से नॉर्मलिटी पे आइए, तो नॉर्मलिटी पे जब आएंगे तो N2 कितना हो जाएगा, 0.2 ही होगा, क्योंकि NaOH है और NaOH के केस में आपको पता है कि OH एक ही है। तो N2 0.2 और V2 हो गया हमारे पास 30 ml। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से फिर वही कहानी, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो N1V1 कितना, 6/25 इंटू V1 इज इक्वल टू N2V2, तो 0.2 इंटू 30। यहाँ से अगर आगे बढ़ें तो V1 कितना आ जाएगा, 0.2 इंटू 30 बाई 6/25। तो 25 ऊपर और 6 नीचे, है ना। और ये देखिए, ये 30 इंटू 0.2 6 है, ये भी 6 है, इसको कैंसिल कर देगा। अल्टीमेटली कितना आ गया, 25 ml आ गया। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया था 6/25 को। जनरली मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता ही हूँ कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय एंड में जाके सबको सॉल्व करना, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपको सॉल्व करने का वहाँ पे हिंट मिल जाए। तो 25 ml वुड बी द राइट आंसर। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर 10 नंबर भी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। बोल रहा है 50 ml ऑफ 0.5 m ऑक्जेलिक एसिड। सही बात है, ऑक्जेलिक एसिड दे रखा है। ऑक्जेलिक एसिड आप जानते होंगे, काफ़ी पॉपुलर है, H2C2O4, ये है ऑक्जेलिक एसिड हमारा। ठीक है। और इसके लिए जो डेटा है वो है कि मोलैरिटी M1 मान लेते हैं 0.5 दे दिया और V1 दे दिया है 50 ml। ठीक है ना। चलिए, बोल रहा है इज नीडेड टू न्यूट्रलाइज 25 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। हर बार वही है, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होगा, एक तरफ N1V1 देगा, दूसरी तरफ एक डेटा आपको नहीं देगा। तो अब जिसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं NaOH को, तो कोई एक डेटा आपको नहीं देगा। क्या नहीं दिया इसने, वॉल्यूम तो दे दिया लेकिन N2 नहीं दिया, बट वॉल्यूम दे दिया है V2 25 ml। बट अपने को पता है कि अगर इसको न्यूट्रलाइज होना है तो N1V1 मस्ट बी इक्वल टू N2V2। क्वेश्चन ने M1 दिया था, पहले यहाँ से आप N1 निकाल लो, नॉर्मेलिटी। तो मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर 0.5 इंटू ऑक्जेलिक एसिड है, दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन यहाँ पे होते हैं, तो दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है इसलिए रिप्लेसेबल होगा। 0.5 इंटू 2 ये हो गया N1 हमारे पास आ गया 1। ठीक है। और V1 50 है, N2V2 करना है। अब हमें पता है न्यूट्रलाइज होने के लिए N1V1 मस्ट बी इक्वल टू N2V2। सो N2 इज इक्वल टू N1V1 बाई V2। N1 कितना 1, V1 कितना 50, V2 कितना 25। यहाँ से पता चला स्टूडेंट्स कि नॉर्मेलिटी 2 होनी चाहिए। इसका मतलब इस NaOH के लिए हमें पता चल गया कि नॉर्मेलिटी 2 आएगा। अब आप एक बात बताओ, अगर नॉर्मेलिटी से आप मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी निकालते हैं, वैसे ही नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं। तो अगर हमारे पास नॉर्मेलिटी 2 है तो क्या इसकी मोलैरिटी भी 2 होगी या नहीं होगी, होगा, क्योंकि N फैक्टर तो 1 ही है, OH एक रिप्लेसेबल OH है। मोलैरिटी आ गया। आगे सवाल ने ये कहा है कि द अमाउंट ऑफ NaOH इन 50 ml ऑफ दिस गिवन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज, मतलब अब हमारा क्वेश्चन सिंपली सिमट के इस जगह पे आ गया कि NaOH का सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी आपको 2 दे रखा है, उसका वॉल्यूम आपको 50 ml दे रखा है, तो आपको क्या करना है, अमाउंट निकालना है, मास इन ग्राम निकालना है। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं करिए। देखिए हमें पता है कि मोलैरिटी जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर होता है, नहीं होता है। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी कितना, मोलैरिटी 2 है और वॉल्यूम इन लीटर ml दे रखा है, तो ml को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 50/1000 करना पड़ेगा। इससे आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। थोड़ा स्टेप आगे बढ़ जाए अगर, तो क्या मास इन ग्राम आप नहीं निकाल सकते, कैसे, जो नंबर ऑफ मोल आएगा 2 इंटू 50/1000 करके कुछ आएगा, उसको सॉल्व नहीं करेंगे, लास्ट में सॉल्व करते हैं ना अपन। और ग्राम NaOH के लिए जो मोलिकुलर वेट है वो कितना हो जाएगा, 40। तो अगर आप देखें तो ऊपर में अपने को आ गया 50 इंटू 2 इंटू
मतलब एक जीरो यहाँ से खींच लो तो 1000, नीचे भी 1000, ऊपर में 4, मतलब 4000/1000 है बेसिकली ये। तो अपने पास ये आ गया अल्टीमेटली 4 ग्राम, ठीक है ना। सो आंसर क्या आएगा? 4 ग्राम। आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, चलिए अब 11 नंबर पे आते हैं। तो दो हम लोगों ने देख लिया, न्यूट्रलाइजेशन वाले क्वेश्चंस आए, ठीक है, दोनों ही बढ़िया क्वेश्चन था। अब आगे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में। रेशियो ऑफ मास परसेंटेज दे रखा है CH का, CO का, सैचुरेटेड साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड X के लिए, जहाँ पे कि रेशियो 4:1 है, 3:4 है। देन द मोल्स ऑफ द ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इच। देखिए थोड़ा सा इंपेरिकल मॉलिक्यूलर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। कैसे? हमें बोला कि कार्बन और हाइड्रोजन, एक तरफ इसके मास का रेशियो जब देखा गया तो इसके मास का रेशियो कितना आ रहा है? 4:1, ठीक है। और दूसरी तरफ कार्बन और ऑक्सीजन, इनके मास का रेशियो जो देखा गया तो वो कितना आ रहा है? 3:4। अब दिमाग में बैठाओ, ये मास का रेशियो है एंड मास का रेशियो इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द मोलर रेशियो। और फॉर्मूला पे पहुंचने के लिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए अपन किसको निकालते हैं? मोलर रेशियो को। जैसे ही मोलर रेशियो निकलता है तो हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला का आइडिया लग जाता है। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहुंचने के लिए कुछ हिंट चाहिए होगा। चलो पहले उस पर वर्क करते हैं। मास का रेशियो है तो फॉर्मूला मैं नहीं लिख सकता C4H1 या C3O4, ऐसा नहीं लिख सकता मैं। क्या करना चाहिए? मोल के रेशियो पे आ जाना चाहिए। मोल के रेशियो की बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे 4/12 करूँगा, मास इन ग्राम बाई एटॉमिक मास इसका लेंगे। यहाँ पे ये 1/1 आ जाएगा। यहाँ पे CO है तो इस जगह पे अगर मैं मोल के रेशियो की बात करूं, ऊपर तो मास का रेशियो है, मोल के रेशियो की बात करूं तो 3/12 और यहाँ पे 4/16। एटॉमिक मास ही लेते हैं हमेशा। यहाँ से स्टूडेंट्स पता चला अपने को कि 1/3:1/1 आया, मतलब कि ये 3:1 आ गया। मोलर रेशियो पता चल गया कार्बन हाइड्रोजन का। और इस जगह से अगर सॉल्व करते हैं तो 1/4 और फिर से 1/4 यही आएगा, देख लो, है ना। तो अल्टीमेटली क्या क्या आ गया? 1:1। तो देखिए कार्बन का 1 मोल है, ऑक्सीजन का 1 मोल, कार्बन का 3 मोल है तो हाइड्रोजन का 1 मोल, ठीक है ना। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है यार यहाँ पे। 3/12 सही है, 4/16 कर दिया, ये हो गया अपने को। हाँ ठीक है, 1:1 का रेशियो आ गया। अब जब 1:1 का रेशियो आ गया, 4:1 का रेशियो दिया था और 3:4 दिया था, ठीक है। 4:1 के हिसाब से 4/12 1/1 तो 1/3 एंड 1:1 तो कितना आ गया ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। 1/3:1/1 था, मतलब 1/3:1, तो ये 3:1 नहीं होकर के क्या हो जाता? यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं वापस से, 1/3:1 था, ठीक है ना। इसका मतलब ये 1:3 है, क्योंकि देखिए कार्बन के 1 मोल का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है हाइड्रोजन के साथ और कार्बन के 1 मोल का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो कार्बन आया, इसके बाद हाइड्रोजन आया और इसके बाद ऑक्सीजन आया। हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेट बनता हुआ नजर आ रहा है आपको। कार्बन का 1 मोल तो हाइड्रोजन का कितना? 3 मोल, और उसी कार्बन के 1 मोल के लिए ऑक्सीजन का मोल कितना? 1। सो यहाँ से आइडिया लग गया कि जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा CH3O, ये बनेगा। अब आप बताइए ये जो फॉर्मूला आया है ये क्या है? ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्वेश्चन ने साफ साफ बोला था कि यहाँ पे जो बोला है वो है सैचुरेटेड एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सैचुरेटेड होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कार्बन मिनिमम आप 2 लेने जाओगे यहाँ पे, तो इसका मतलब जो N है वो 2 है। फॉर्मूला रियल जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट्स वो क्या बनेगा? यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा C2H6 एंड O2। अब बना ये आपका सैचुरेटेड एसाइक्लिक फॉर्मूला। अब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है C2H6O2। अब C2H6O2 के लिए पूछ क्या रहा है ये कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड X। तो चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ से ऊपर में इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का काम कर दिया। अब अपने को जाना पड़ेगा कौन से कॉन्सेप्ट पे? स्टोइकोमेट्री पे। स्टोइकोमेट्री पे अगर देखें तो ये C2H6O2 है, कंबशन कराइए O2 से तो क्या मिलेगा आपको? CO2 + H2O। किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो CO2 + H2O मिलता है। अब एक बात और,
कार्बन हमारे पास कितना है 2, तो इस जगह से कार्बन को पहले बैलेंस किया, 2 लगा दिया। हाइड्रोजन 6 है तो हाइड्रोजन के लिए 3 लगाया। ऑक्सीजन काउंट करिए, 2 2 जा 4 एंड 3 7, 7 में 2 तो इसके साथ है, 5 को बैलेंस करना है तो यहाँ 5/2 लगा सकता हूँ क्या? मैं लगा सकता हूँ। इन्होंने कितने के लिए पूछा है? इन्होंने पूछा है 2 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन के लिए, तो अगर 1 के लिए ये 5/2 है तो 2 के लिए कितने मोल्स आएंगे? 5 मोल। सो हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा? 2 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड X रिक्वायर्स 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन गैस कितना चाहिए होगा? सॉरी 5 मोल, 5 मोल चाहिए होगा। ओके ठीक है, तो इसमें इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यूज हो गया और साथ में स्टोइकोमेट्री का भी यूज हो गया है। आगे बढ़ते हैं, चलिए 12 नंबर देखिए। 12 नंबर में बोल रहा है स्टूडेंट्स कि फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। अभी सब्सटेंस के नेम सुन के घबराना नहीं है, फेरस सल्फेट है और हेप्टाहाइड्रेट है। आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो सॉल्ट्स हमें मिलते हैं वो हाइड्रेटेड मिलता है। जैसे कि आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, NaCl.2H2O, जैसे आपको पता होगा CuSO4.5H2O। तो जैसे ये CuSO4.5H2O है तो उसको क्या बोलेंगे? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, है ना। सो यहाँ पे इसने बोला फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का मतलब क्या हुआ? FeSO4 डॉट हेप्टा मतलब 7 7H2O, ये दे रखा है। हो सकता है फॉर्मूला का यूज ना भी पड़े या पढ़ भी सकता है, देख लेते क्या है। बोल रहा है कि फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट इज यूज्ड टू फोर्टिफाई फूड्स विथ आयरन, ठीक है। सो द अमाउंट इन ग्राम ऑफ द सॉल्ट रिक्वायर्ड टू अचीव 10 ppm ऑफ आयरन इन 100 kg ऑफ व्हीट इज। पार्टिकुलरली इस सब्सटेंस का यूज ये है कि आयरन को उस पार्टिकुलर मटेरियल में इंड्यूस करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। तो हमसे ये पूछ रहा है कि अगर 100 kg व्हीट आपके पास है तो उस 100 kg व्हीट में 10 ppm आयरन का कंसंट्रेशन अचीव करने के लिए आपको कितना ग्राम ये चाहिए होगा? द अमाउंट इन ग्राम ऑफ द सॉल्ट, इसका कितना ग्राम चाहिए होगा, ठीक है। देखिए यहाँ से सबसे पहले तो बात समझने की जरूरत है कि अगर इसने बोला है 10 ppm ऑफ आयरन, 10 ppm ऑफ आयरन, ppm का मतलब क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। तो 10 ppm ऑफ आयरन का मतलब ये हुआ कि अपने को बेसिकली 10 ppm ऑफ आयरन का मतलब ये हुआ कि अपने को 10 ग्राम में लेके चलते हैं पहले। 10 ग्राम आयरन इज प्रेजेंट, 10 ग्राम आयरन इज प्रेजेंट इन, कितने के लिए बात करेंगे? 10 ग्राम आयरन इज प्रेजेंट इन बेसिकली 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस। तो अभी के लिए वो सब्सटेंस व्हीट है, तो 10 टू द पावर 6 ग्राम व्हीट में 10 ग्राम आयरन मिलेगा तो 10 ppm कहा जाएगा, क्योंकि ऊपर ये भी ग्राम ये भी ग्राम। आपको पता है कि क्या करते हैं, अमाउंट लेते हैं सॉल्यूट का, नीचे अमाउंट लेते हैं सॉल्यूशन का। अगर ऊपर ग्राम तो नीचे भी ग्राम, इंटू 10 टू द पावर 6 करते हैं। तो वैसे अगर आप करोगे तो 10/10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6 दोनों कैंसिल होगा, 10 ppm आएगा आंसर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमसे कितने के लिए पूछ रहा है ये? 10 ppm चाहिए 100 kg ऑफ व्हीट के लिए। तो अपन बोलेंगे देखो यार 10 टू द पावर 6 ग्राम को अगर हम चाहें तो और क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर 3 kg लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो बोलेंगे 10 टू द पावर 3 kg व्हीट को फोर्टिफाई करने के लिए अगर आपको 10 ग्राम आयरन चाहिए, अगर आपको 10 ग्राम आयरन चाहिए तो कितने kg? 100 kg। 100 kg व्हीट के लिए कितना चाहिए? तो ऊपर में 1000 kg के लिए 10 ग्राम चाहिए, तो 100 kg के लिए 1 ग्राम चाहिए, बात खत्म। इसका मतलब मुझे 1 ग्राम आयरन चाहिए होगा। अब 1 ग्राम आयरन डायरेक्ट नहीं ले सकते, किसी सब्सटेंस का यूज करना है, बट सारे सब्सटेंस का यूज भी नहीं कर सकते, तो जनरली किसका यूज करते हैं? फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड। तो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जो है उसमें से 1 ग्राम आयरन चाहिए, मतलब मुझे उसका अमाउंट, आयरन डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते, इसका अमाउंट लेना पड़ेगा। तो मुझे इसका कितना अमाउंट लें सो डैट कि 1 ग्राम आयरन मिल जाए? तो उसके लिए बहुत ही बेसिक सा मोल का कॉन्सेप्ट अपन लगाएंगे। इसका जब भी आप मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट्स, तो मॉलिक्यूलर वेट आई थिंक इसका 273 आ जाएगा, है ना। 273 या 278 है, वो आप कंफर्म कर लेना, स्टार मार्क लगा रहा हूँ, कंडीशन अप्लाई देख लेना, 273 या 278 आ जाएगा। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो कि क्या कहना चाह रहा है। तो 100 kg वेट में 100 kg वेट में क्या चाहिए? 1 ग्राम आयरन चाहिए। अब 1 ग्राम आयरन चाहिए कहाँ से? यहाँ से चाहिए। सो बोलेंगे कि वो जो है 273 अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट है तो अपन बोलेंगे कि जब अपन 273 ग्राम उसका लेंगे, किसका? FeSO4
0.7H2O, तब तो मुझे क्या मिलेगा, 56 ग्राम आयरन मिलेगा। आप बोलोगे सर ये 56 ग्राम आयरन कैसे मिल गया, क्योंकि एक एटम यहाँ पे अटैच है आयरन का एक ही एटॉमिसिटी यहाँ पे है Fe, तो इस पूरे का वेट में आयरन का अपना कंट्रीब्यूशन कितना, 56 ग्राम, तो ये 56 ग्राम। अब आप सोचिए 56 ग्राम के लिए मुझे चाहिए 273 ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस, है ना, तो इसलिए कितने ग्राम चाहिए आपको, 1 ग्राम चाहिए ना। 1 ग्राम आयरन के लिए कितना आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट लेंगे, तो 273/56, ठीक है। इसको जब भी आप सॉल्व करते तो 4.7 4.8 के आसपास आ जाता है, जिसको अप्रॉक्सीमेटली 5 कंसीडर अपन कर लेंगे, क्योंकि ये एनवी टाइप का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो अपने को 5 ग्राम वो सब्सटेंस लेना पड़ेगा, वही आपसे पूछ रहा था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ 13 नंबर देखिए, 5 ग्राम ऑफ जिंक इज ट्रीटेड सेपरेटली विद एन एक्सेस ऑफ डाइल्यूट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जिंक को दो अलग अलग रिएक्शन कराना है, एक बार डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और एक बार सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो Zn प्लस HCl और फिर Zn प्लस NaOH। स्टूडेंट्स आप लोगों को बेसिक आइडिया होगा कि बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो एम्फोटेरिक कैरेक्टर शो करते हैं, जैसे कि आपका जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ऑक्साइड्स के केस में तो आपको पता होता ही है, इवन मेटल भी क्या करेगा, एम्फोटेरिक नेचर शो यहाँ पे कर देगा। मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, दोनों ही केसेस में आपको सॉल्ट मिल जाएगा। और ये तो बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है जो आप जूनियर क्लासेस से ही देखते आते हैं। तो Zn जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा ZnCl प्लस H2, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होगा, है ना। और सॉरी ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होगा। और Zn प्लस NaOH की बात करें तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा Na2ZnO2, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन। अब जरा समझिए, ऊपर में क्या बना, जिंक क्लोराइड, और नीचे में क्या बन रहा है, सोडियम जिंकेट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन है। इसने बोला 5 ग्राम जिंक लो, मतलब इक्वल अमाउंट दोनों ही केसेस में लिया है, 5 ग्राम एंड 5 ग्राम दोनों ही केसेस में लिया है। ये रिएक्शन हो रहा है। अब पूछ ये रहा है कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन इवॉल्व, दोनों में ही देखिए हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो इनका रेशियो पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। जाहिर सी बात है इसका जो भी स्टोइकोमेट्री आएगा हम उसको वॉल्यूम में डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे, क्योंकि गैसियस फेज में है, ठीक है। जिंक के केस में ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि ये सॉलिड फेज में है, इसके केस में नहीं बोल सकते क्योंकि ये एक्वस फेज में है, लेकिन ये हाइड्रोजन जो है वो तो गैसियस फेज में है। अब जरा समझिए, रिएक्शन हमारा अगर देखा जाए, अगर अपन देखें बात को, तो ऊपर वाला जो रिएक्शन है क्या वो बैलेंस है क्या, नहीं। यहाँ पे 2 जैसे ही लगाया तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़िए नीचे वाले में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जैसे ही 2 लगाएंगे तो 2 लगाने के बाद Na2ZnO2 सारा का सारा बैलेंस हो गया हमारे पास, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब जरा सोचो, अगर मैं 1 मोल जिंक लूँ ऊपर में, तो क्या मुझे हाइड्रोजन भी वही मिलेगा, 1 मोल ही मिलेगा। नीचे में अगर 1 मोल लूँ मैं जिंक, तो क्या ये हाइड्रोजन नीचे वाला भी 1 मोल ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसका मतलब अगर ऊपर 5 तो ये भी 5, ये 5 तो ये भी 5। इसका मतलब अगर ये x मोल है तो वो भी x मोल, ये x मोल है तो ये भी x मोल। तो हमने क्या दोनों ही केसेस में क्या अमाउंट ऑफ जिंक सेम लिया है, बिल्कुल 5 ग्राम लिया है। तो इसका मतलब दोनों में मोल हमने सेम लिया, तो जो मोल जिंक का लेंगे वही हाइड्रोजन का आएगा, ठीक है ना। तो जो भी आएगा 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, दोनों आएगा तो सेम ही। इसका मतलब रेशियो जो होगा वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1:1, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं। वन टू टू फोर, ठीक है, सही है, ओके। चलो यार आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर देखिए, बोल रहा है, अब ये वापस से आ गए अपन किस पे, कंसंट्रेशन टर्म पे। कंसंट्रेशन टर्म में आपको पता है कि एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरे कंसंट्रेशन टर्म पे जंप जब ही करेंगे, मतलब स्विचिंग वाला जो केस होगा, तो स्विचिंग वाले केस में मैंने आपको बोला है कि जो भी आपको दे रखा होता है पहले उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन दिया है, मास परसेंटेज ऑफ वाटर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखो यार, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज दे रखा है, कितना दे रखा है यार, 0.1। मोल फ्रैक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, सॉल्यूट, और साथ में है सॉल्वेंट, ठीक है। अब जरा सोचिए, सॉल्यूट कौन है यहाँ पे, ग्लूकोज,
और सॉल्वेंट अगर नहीं मेंशन कर रखा है तो हर बार वाटर ही लेता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज 0.1 है, इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर वो पूरा सॉल्यूशन 1 मोल का है, पूरा सॉल्यूशन ही अगर 1 मोल है तो उसमें ये 0.1 मोल है, और अगर ये 0.1 है तो ऑब्वियस सी बात है इसको 0.9 मोल होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा स्टूडेंट्स? होना पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों का मोल आ गया। मोल फ्रैक्शन का मीनिंग यही होता है। अब देखिए ग्राम क्वांटिटी इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। ग्राम क्वांटिटी निकाल लेंगे तो बेहतर रहेगा। इसका ग्राम जो आएगा स्टूडेंट्स वो आ जाएगा 0.1 इंटू ग्लूकोज के लिए 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया ग्लूकोज का ग्राम क्वांटिटी। इधर इसके ग्राम क्वांटिटी की बात करें तो 0.9 इंटू 18, ये हो गया इसका ग्राम क्वांटिटी। क्या दोनों का ग्राम क्वांटिटी मिला कि नहीं मिला? मिल गया। अब जब दोनों के ग्राम क्वांटिटी मिल गए, हमसे पूछा क्या है इसने? हमसे पूछा है मास परसेंटेज ऑफ वाटर। तो मास परसेंटेज ऑफ वाटर अगर पूछ रहा है, मास परसेंटेज पूछ रहा है वाटर के लिए, तो हमें क्या लिखना चाहिए? हमें क्या लिखना चाहिए? अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर मतलब 0.9 इंटू 18 बाई टोटल मास, टोटल मास इंटू 100। और बताइए टोटल मास क्या हो जाएगा? ये दोनों को कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो 0.9 इंटू 18 बाई, नीचे में आप सॉल्व कर लेना इसको, कैलकुलेशन में अपन टाइम नहीं लगाएंगे, प्लस यहाँ पे लिख देंगे 0.1 इंटू 180, मतलब ये तो 18 हो जाएगा, और ये लगभग अपने को आ जाता है 16 पॉइंट समथिंग ग्राम आ जाएगा यार, इंटू 100 कर लेना। सो द पॉइंट इज कि ये आता है लगभग आप मान के चलो 47.3% के आसपास। 47.3% मतलब अप्रोक्सीमेटली 47% अपन बोल सकते हैं। तो जो मास परसेंटेज है वो कैसे निकाला? मास परसेंटेज निकालने के लिए वाटर का मास परसेंटेज बोला था, तो अमाउंट ऑफ वाटर बाई टोटल वेट, टोटल वेट मतलब इन दोनों का वेट, इंटू 100, ऐसे करके आगे आंसर हमारा 47%। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट कर ही देता हूँ यार। यहाँ पे ये आ गया अपना 18 ग्राम, और इस जगह पे आ गया 16.2 ग्राम, ठीक है ना, ये आएगा 16.2 ग्राम। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा मास परसेंटेज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर बोल रहा है कि this much of molecules are present in 10 gram of a substance X, the molarity of a solution containing 5 gram of substance X in 2 liter solution is। चलिए देखिए 6.02 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, ध्यान देना यार, हर बार हम लोग को हैबिट हो जाता है 23 लेने का, 22 दे रखा है। दिस मच मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस X, सो द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस X इन दिस इज, मतलब ओवरऑल अपने को मोलैरिटी ही निकालना है, लेकिन सब्सटेंस के बारे में पता नहीं है, सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास क्या है नहीं पता, इसके लिए ही उसने ऊपर में हिंट दे रखा है अपने को। देखिए बोलेंगे कि 6.02 इंटू 10⁻22 इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मास कितना दिया आपने? 10 ग्राम दिया है ना, इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मास आपने 10 ग्राम दे दिया। अब आप एक बात बताओ, कभी भी, ये तो सबसे बेसिक बात है मोल का, कि 1 मोल अगर कार्बन लेते हैं, कार्बन एग्जांपल के लिए ले रहा हूं मैं, 1 मोल अगर कार्बन लेते हैं तो ये कितने के बराबर है? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन के बराबर है। और वही क्या 12 ग्राम कार्बन के इक्वल है कि नहीं है? वही 12 ग्राम कार्बन के इक्वल भी है। इसका मतलब किसी भी सब्सटेंस का अगर इतना क्वांटिटी दे दे तो हमें कहीं ना कहीं उसके एटॉमिक मास के बारे में आइडिया लग जाता है। ये 12 ग्राम कहीं ना कहीं कार्बन के 12 एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो 6.02 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स का मतलब 10 ग्राम हुआ। इसका मतलब अगर मैं इसको थोड़ा 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10⁻23 कर दूं, तो कितना आया? 100 ग्राम। और किसी का भी एवोगाड्रो नंबर के इतने अगर आपने मॉलिक्यूल्स लिए तो जो उसका मास आता है वही अगर AMU में कन्वर्ट कर दें, 100 ग्राम को सीधा बोल दें 100 AMU, तो क्या यही इसके मॉलिक्यूलर वेट को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया अपने को। अब आगे बढ़ते हैं। हमसे बोला है मोलैरिटी निकालने के लिए। मोलैरिटी कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? बोला है मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस X, 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस X, तो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स को मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? मास इन ग्राम बाई मोलर मास। तो मास इन ग्राम कितना? 5, मोलर मास कितना? 100, तो नंबर ऑफ मोल्स तो निकल ही गया। वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर कितना है? 2, ये आया हमारे पास, ठीक है ना। अब जरा देखिए,
आपको ये एनवी टाइप का क्वेश्चन है, और एनवी टाइप के क्वेश्चन में इसने क्या किया, बोला है वो जो भी वैल्यू आएगी उसके आगे 10⁻³ आप लगा दो। वो जो भी वैल्यू आएगा उसके आगे आप 10⁻³ लगा दो। तो अपन एक काम करते हैं ना, 10⁻³ -3 जब लगाना ही है तो इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पे क्या 10⁻³ लगा सकते, नहीं लगा सकते। अब ये सॉल्व करोगे तो वो 10⁻³ उधर रह गया, मतलब मेरा ये कहना है कि ये 5000/200 हो गया, है ना। मतलब यहाँ से अगर अपन बात करें तो ये आ गया 25 × 10⁻³ सो इस जगह पे वैल्यू क्या आनी चाहिए, 25 × 10⁻³ ठीक है। सो हमसे मोलैरिटी पूछा था, मोलैरिटी अपन ने कैलकुलेट कर दिया, अननोन सब्सटेंस था। अननोन सब्सटेंस के लिए हम लोगों ने क्या किया है, बेसिकली ये बेसिक मोल का यूज करके इसके मोलिकुलर मास पे अपन आ गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में देखिए स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है, बोल रहा है द मास ऑफ अमोनिया इन ग्राम प्रोड्यूस्ड व्हेन 2.8 kg ऑफ डाईहाइड्रोजन क्वांटिटेटिवली रिएक्ट्स विथ 1 kg ऑफ डाईहाइड्रोजन इज। फिर से 2020 का क्वेश्चन है, और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कैसा है यार, स्टोइकोमेट्री वाला क्वेश्चन है। तो बेसिकली अमोनिया का रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, तो N2 + 3H2 से 2NH3 यही बनता है ना रिएक्शन में, यही बनता है। तो इसका कितना मोल है, 1 मोल, इसका कितना 3 मोल, इसका कितना 2 मोल। ये हो गया मोल का रेशियो। मोल के बाद आप आइए, क्या मास इन ग्राम का रेशियो दे सकते हैं क्या, क्यों नहीं। 1 से अगर हम लोग N2 का निकालें तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 28 ग्राम। हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 3 × H2 लेना पड़ेगा, 3 × 2 6 ग्राम, और इसका 2 × 17 34 ग्राम। और आप क्रॉस वेरिफिकेशन करो, 28 + 6 34, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी ये जस्टिफाई कर रहा है। अगर ये ग्राम में है तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए सबको ही 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबको 1000 से डिवाइड करने, मतलब मेरा ये कहना है कि हर जगह मैथमेटिकल ऑपरेशन वही लगाना पड़ेगा। तो आप एक को मल्टीप्लाई करो तो सबको कर दो, एक को डिवाइड करो तो सबको कर दो। तो 28 ग्राम को क्या मैं डायरेक्टली 28 kg लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। 28 ग्राम को 28 kg तब तक नहीं लिख सकते जब ये 6 kg हो और ये 34 kg हो। मतलब तीनों को आपको एक, क्योंकि रेशियो में है तो यहाँ 28 मिलीग्राम होता तो 6 मिलीग्राम होता तो 34 मिलीग्राम होता। अभी मैथमेटिकली ये जस्टिफाइड है। चलिए अब आपको दिया क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने दिया है 2.8 kg ऑफ डाईहाइड्रोजन। चलिए ठीक है, 2.8 kg दे दिया, और 1 kg दिया है, 2.8 kg दिया नाइट्रोजन का और 1 kg दिया डाईहाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का, और पूछा है कि अमोनिया कितना फॉर्म करेगा। स्टोइकोमेट्री में जब दोनों रिएक्टेंट्स मतलब एक से ज़्यादा कंपोनेंट का इंफॉर्मेशन आपको दे देता है तो चांसेज आर देयर कि वहाँ पे लिमिटिंग वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, अनरिएक्टेड कंपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, है ना। देखिए आप खुद सोचो यार कि 2.8 kg के लिए कितना चाहिए होगा, 0.6 kg चाहिए होगा। ये ऊपर वाले रेशियो से ही हमें आइडिया लग गया कि 2.8 kg के लिए 0.6 kg चाहिए, तो आपने एक्स्ट्रा दिया है। और 1 kg के अकॉर्डिंग ये 2.8 kg कंज्यूम ही नहीं हो पाएगा, 1 kg के हिसाब से इसको थोड़ा ज़्यादा चाहिए, है ना। सो मेरा ये कहने का मतलब है कि 2.8 kg तो रिएक्ट अभी भी कितने से करेगा, 0.6 kg से ही करेगा। आपका जो बाकी का 0.4 kg है वो अनरिएक्टेड रह जाएगा, वो अनरिएक्टेड रह जाएगा, क्योंकि इसको 1 kg को कंप्लीटली कंज्यूम करने के लिए ये 2.8 kg से ऑब्वियसली ज़्यादा चाहिए, जो है नहीं 2.8 kg ही है, और 2.8 kg सिर्फ 0.6 kg से ही रिएक्ट करेगा। सो अगर ये 2.8 है, ये 0.6 है, तो इसको अनरिएक्टेड रहना पड़ेगा, और जो अनरिएक्टेड है वो अनरिएक्टेड, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि तुम हो लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब बताओ अमोनिया कितना फॉर्म करेगा, बस ऊपर वाले रेशियो को फॉलो कर लीजिए। ये 28 से 2.8 किया, 6 से 0.6 किया, तो 34 से क्या कर लेंगे, 3.4 कर लेंगे। तो मतलब यहाँ पे ये बनेगा 3.4 kg। कुछ करना ही नहीं है बहुत ज़्यादा इसमें, क्योंकि अपने को बेसिक रिएक्शन के बैलेंसिंग से ही आइडिया लग गया। तो 3.4 kg इसका आंसर आएगा। आप देख सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फुलफिल कर रहा है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इसके बाद इसको क्लोज करेंगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, अपने को बोला है कि 10.30 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 10.30 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है। क्या है इसका कहानी, डिजॉल्व इन अ लीटर ऑफ सी वाटर, 1 लीटर सी वाटर में डिजॉल्व है जिसकी डेंसिटी 1.03 ग्राम पर ml है। तो कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन ppm बताइए। डायरेक्ट फॉर्मूला पे पहुंचो यार। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या हुआ,
ऊपर में वेट ले लीजिए जो डिजॉल्व हो रहा है सॉल्यूट का, और नीचे में वेट ले लीजिए उस सॉल्यूशन का जिसके अंदर वो डिजॉल्व हो रहा है। ऊपर में जो यूनिट लोगे, मान लेते हैं अभी के लिए ग्राम लेंगे, तो नीचे में भी ग्राम ले लेंगे और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10⁻⁶ से। चलिए आगे बढ़ता है। कौन डिजॉल्व हो रहा है, ऑक्सीजन। कितना, 10⁻³ मिलीग्राम। तो 10⁻³ इंटू इसको आप क्या करिए, मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करिए, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हो गया। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब वो जो पूरा का पूरा सी वाटर है वही सॉल्यूशन है ना, उसका वेट लेना पड़ेगा। और सी वाटर का क्या आपको वेट दे रखा है क्या, नहीं, उसका वॉल्यूम दिया है कि 1 लीटर वॉल्यूम है, और यहाँ पे डेंसिटी आपको दे रखा है 1.03 ग्राम पर ml। तो हमें पता है कि डेंसिटी जो होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर मास निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना, 1.03, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 1 लीटर। लेकिन ध्यान दो यहाँ पे डेंसिटी मिलीलीटर में है, तो उस 1 लीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में। 1 लीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से ये आ गया 1030, किस में आएगा, ग्राम में। ऊपर में आपने ग्राम लिया है क्योंकि इस मिलीग्राम को आपने ग्राम में कन्वर्ट किया, अब वो तो ग्राम में मिल ही रहा है 1030 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर देखें तो अल्टीमेटली इसको अगर आप 1030 बनाएंगे तो ये कैंसिल होगा, एंड फाइनली हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁶। 1030 कैंसिल हो गया, नीचे में आएगा हमारे पास 10⁵, ठीक है ना, या ऐसे कर लो यार, ये हो जाएगा 1030 अगर इसको बनाया, और नीचे में तो 1030 है ही, ऊपर में हो गया अपने पास 10⁻, कितना करना पड़ेगा, -3 से -5 बना देंगे, सही बात है, और ये तो 10⁻⁶ है ही, देख लीजिए। सो फाइनली ये कैंसिल हुआ और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 10 ppm। सो 10 पार्ट्स पर मिलियन किसका कंसंट्रेशन होगा, बेसिकली ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 10, ठीक है। तो चलिए इसके आगे फिर अपन अगले स्लॉट में कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए इसको कंक्लूड करते हैं। थैंक यू, लेट्स कंक्लूड द सेशन। 17 तक हमारा डिस्कशन हो गया।